दोस्तों, आज तक आपने रीजनिंग में कैलेंडर चैप्टर पढ़ा तो कई बार होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं अभी तक आपने पढ़ा होगा और उसके बाद आप भूल जाते होंगे। तो आज हम कैलेंडर को उस तरह से पढ़ेंगे जिस तरह से आप कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि मैंने कोई एक नया ही तरीका कैलेंडर का आपके लिए लेकर आया हूं। और अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो या जो मैं आपको कैलेंडर की क्लासें कराऊंगा उन सभी क्लासों को अटेंड कर लेते हो, तो आपको कोई क्वेश्चन कैलेंडर का गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं सभी फैक्ट्स को एक एक करके अच्छे से समझाऊंगा। और सभी क्वेश्चंस जो आज तक आपने पढ़े होंगे वो कहीं के कहीं पढ़े होंगे, तो मैं आपको टाइप वाइज पढ़ाऊंगा और कौन सा टाइप किस तरह से हल करना है उसका भी तरीका जीके की तरह समझाऊंगा, यानी उसी तरह से आपको याद कराऊंगा। तो इससे क्या होगा कि आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं कर पाओगे। चाहे तो आप इस बात को नोट कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कोई भी चीज शुरू करने से पहले उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक होता है। तो उसी तरह से कैलेंडर क्या है, कैलेंडर में क्या क्या अवयव होते हैं, ये सभी जब तक आप जानोगे नहीं तब तक आप कोई भी क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपको जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं इन्हें अच्छे से याद कर लेना। कुछ क्वेश्चंस याद करने के लिए हैं जो आप याद कर लोगे तो उससे आपका कैलेंडर चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। तो जिनमें पहला तथ्य क्या है, तो पहला है एक साधारण वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं। तो एक साधारण वर्ष में जो दिन होते हैं वो होते हैं 365 दिन। और वे 365 दिन कैसे होते हैं, जैसे एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो उसी में जनवरी में 31 दिन होते हैं। बात करें हम फरवरी की तो साधारण वर्ष में 28 दिन होते हैं, मार्च में 31 दिन होते हैं, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, मई में 31 दिन होते हैं, जून में 30 दिन होते हैं, जुलाई में 31 दिन होते हैं, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। इन सभी दिनों को मिलाकर एक साधारण वर्ष बनता है 365 दिन का। और दोस्तों, साधारण वर्ष वह वर्ष होता है जिसे 4 से भाग देने पर शेष बचता है, और वह वर्ष जो 4 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता वो लीप वर्ष हो जाता है। नेक्स्ट है एक लीप वर्ष जिसे अधिवर्ष भी बोला जाता है में कितने दिन होते हैं। तो एक लीप वर्ष में अगर हम दिनों की बात करें तो एक लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन, यानी 52 सप्ताह और 2 विषम दिन। और ये विषम दिन होते क्या है, कहाँ इनका यूज होता है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप एक बार सभी क्लासों को अटेंड कर लेना, उसके बाद आप देखना कि आपका कैलेंडर चैप्टर कैसा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है वह कौन सा वर्ष होता है जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है। तो ये समझ लो फरवरी में जो दिन होते हैं वो 28 दिन होते हैं। तो एक वर्ष ऐसा भी होता है जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है, तो वो कौन सा होता है, वो होता है दोस्तों लीप वर्ष। यही लीप वर्ष होता है जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है। और वह कौन सा वर्ष होता है जिसमें फरवरी में 28 दिन होते हैं, तो वह होता है साधारण वर्ष। तो ये जो मैं क्वेश्चंस आपको शुरू में करा रहा हूं ये आपको अभी तो ऐसे लग रहे होंगे कि सर क्या करा रहे हैं, लेकिन आप इस वीडियो को देखना एंड तक और उसके बाद कहना कि ये कितने जो मैं पॉइंट्स आपको करा रहा हूं कितने उपयोगी पॉइंट्स है और इससे कैलेंडर को कितना आसान बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है वह वर्ष लीप वर्ष होगा जिसको 4 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचना चाहिए, वह लीप वर्ष होता है। जैसे हमने एक वर्ष लिया 1991, इसे अगर हम 4 से भाग देंगे तो दोस्तों 4 से भाग देने पर इसमें हम 1991 को क्या शेष बचेगा, तो वह मैं आपको दिखा देता हूं। तो इसमें जो शेष बचेगा वो शेष बचेगा हमारा तो इसमें जो दोस्तों शेष बचा वो हमारा 3 शेष बचा। तो ये साधारण वर्ष है, ये लीप वर्ष नहीं है।
पहली बात आपको समझ में आई। और अब हम लेते हैं दोस्तों 1996। तो 1996 से अगर हम 4 से भाग देंगे 1996 को, तो ये देखो क्या शेष बचेगा। तो दोस्तों यहां कोई शेष नहीं बचा है। तो 1996 क्या है, एक लीप वर्ष है। तो इसी से आप समझ जाना कि 4 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचना चाहिए, यही लीप वर्ष होता है। और लीप वर्ष के क्या क्या उपयोग होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। नेक्स्ट, वह कौन सा वर्ष होता है जिसमें 1 या 2 अंकों के बाद 2 जीरो से ऊपर जीरो आते हैं। जैसे अब हमने लिखा 1991, तो ये तो हुआ दोस्तों साधारण वर्ष। और एक हमने लिखा 1900, तो ये 2 अंकों के बाद या 1 अंकों के बाद 2 जीरो आपको याद रखना है, तो ये हुआ शताब्दी वर्ष। और इससे आगे शताब्दी लीप वर्ष क्या होता है, तो शताब्दी लीप वर्ष वो होता है जैसे हमने लिया सन 2000, तो 2000 को हम 2 जीरो आ गया, तो ये तो हो गया शताब्दी वर्ष। तो इसी में शताब्दी वर्ष में शताब्दी लीप वर्ष भी होता है, जो 400 से भाग देने पर हमें पता लगेगा। जैसे 400 से भाग दी हमने तो कोई शेष नहीं बचा, तो यह शताब्दी लीप वर्ष होगा। तो वह वर्ष जिसमें 1 या 2 अंकों के बाद 2 शून्य आते हैं, वह वर्ष होता है शताब्दी वर्ष। नेक्स्ट, शताब्दी लीप वर्ष निकालने का सूत्र क्या है। तो ये जो मैं आपको जीके की तरह ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं, ये इसलिए करा रहा हूं कि अभी तो आप पढ़ोगे, उसके बाद जब 1-2 दिन आप नहीं पढ़ोगे तो भूल जाओगे। तो इसी तरह से अगर आप ये याद कर लोगे ना तो आप भूलोगे नहीं, आप एकदम याद कर लोगे कि शताब्दी लीप वर्ष निकालना सूत्र क्या होता है। तो 400 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचना चाहिए, यही शताब्दी लीप वर्ष होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, कैलेंडर में कुल कितने अवयव होते हैं। तो कैलेंडर में जो होते हैं दोस्तों वे होते हैं 5 अवयव। और वे कौन कौन से अवयव होते हैं, तो वे कैलेंडर में 5 अवयव होते हैं। दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष और तिथि, ये सभी कैलेंडर में 5 अवयव होते हैं। दोस्तों आप अगर इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लोगे ना तो उसके बाद आप कमेंट जरूर करोगे कि हमें यह वीडियो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैंने उस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं और उस तरीके से अच्छी अच्छी चीजें और टाइप वाइज रखे हैं जिस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। और सभी के सभी प्रश्न भी मैंने जितने अभी तक एग्जाम में पूछे हुए हैं अलग अलग टाइप के, वो सभी क्वेश्चंस लिए हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगला क्वेश्चन है, किसी भी सप्ताह के 7वें भाग को क्या कहा जाता है। तो किसी भी सप्ताह के 7वें भाग को जो कहा जाता है वो दिन कहा जाता है, ऑप्शन ए। और किसी भी वर्ष के 12वें भाग को क्या कहा जाता है, तो किसी भी वर्ष के 12वें भाग को कहा जाता है दोस्तों महीना। किसी भी शताब्दी का 100वां भाग या 12 माह क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है 1 वर्ष। और किसी भी माह में दिनों के क्रमांक को क्या कहा जाता है, तो किसी भी माह में दिनों के क्रमांक को जो कहा जाता है वो तिथि यानी तारीख कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, एक दिन में कुल कितने घंटे होते हैं। तो एक दिन में होते हैं कुल 24 घंटे। अब दोस्तों ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ये एग्जाम में भी पूछा हुआ पॉइंट है कि किसी भी साधारण वर्ष में कितने सप्ताह और कितने विषम दिन होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। अब इसमें क्या होता है, 365 दिन में 52 सप्ताह होते हैं, जिसे हम 7 से अगर भाग करेंगे तो 364 आ जाएगा। लेकिन एक अन्य दिन और होगा जिसे हम विषम दिन बोलेंगे। तो एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और एक विषम दिन होता है। उसी तरह से एक लीप वर्ष में कितने सप्ताह और कितने विषम दिन होते हैं। तो लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं, 366। तो 52 सप्ताह होने के बाद जो दिन बचेंगे दोस्तों विषम दिन, वो बचेंगे 2 विषम दिन। तो आपको याद रखना है कि एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 विषम दिन होते हैं।
और लीप वर्ष का मतलब क्या है, अगर कैलेंडर में लीप वर्ष ना होता तो क्या होता। तो दोस्तों एक वर्ष में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड होते हैं। यदि लीप वर्ष ना होता तो कैलेंडर में इतनी कमी होकर कैलेंडर गलत हो जाता। तो इसीलिए कैलेंडर में लीप वर्ष का होना आवश्यक है। अब नेक्स्ट है, एक साधारण वर्ष में कुल कितने विषम दिन होते हैं। ये रेलवे में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो एक साधारण वर्ष में जो विषम दिन होते हैं वो होते हैं 2। तो आपका आंसर होगा, सॉरी दोस्तों, एक साधारण वर्ष में विषम दिन 1 होते हैं, तो ऑप्शन सी सही आंसर है। और एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, तो ये होते हैं 2 विषम दिन। और ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि एक लीप वर्ष कितने वर्ष के बाद आता है। तो एक लीप वर्ष जो आता है दोस्तों वो आता है 4 वर्षों के बाद। जैसे अब हमने लिया 2004, तो ये क्या है, एक लीप वर्ष है। अब उसके बाद हमने लिया 2008, 2004 के बाद 2006 आएगा, 2007 आएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से जो एक लीप वर्ष आता है ना वो 4 वर्षों के बाद आता है, यह आपको याद रखना है। यदि 2 लीप वर्षों के बीच में एक साधारण शताब्दी वर्ष आ जाए तो वहां लीप वर्षों में कितने साल का अंतर होगा। तो वहां लीप वर्षों में होगा 8 साल का अंतर। और वो कैसे होगा, जैसे 1896 क्या है, एक लीप वर्ष है। अब उसके बाद 1900 आ जाए, 4 साल के बाद एक लीप वर्ष आता है ना, तो 1900 तो लीप वर्ष नहीं है, यानी शताब्दी वर्ष है ये। तो उसके बाद क्या है 1904 जो कि एक लीप वर्ष है। तो ये देखो, एक शताब्दी वर्ष अगर 2 लीप वर्षों के बीच में एक साधारण शताब्दी वर्ष आ जाए तो वहां 8 साल का अंतर होगा लीप वर्ष में। यह आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट पहले 5 साल में, अब नेक्स्ट है दोस्तों, पहले 5 साल में कुल कितने लीप वर्ष थे। तो पहले 5 साल में जो लीप वर्ष थे वो आपको कैसे निकालने हैं, तो 5 को हम 4 से भाग देंगे, तो पहले 5 साल में थे 1 लीप वर्ष। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। दोस्तों ये जो मैं छोटी छोटी जानकारियां आपको दे रहा हूं, इस जानकारी को आप आगे देखना, इनसे कैसे सवाल हल होंगे जो आज तक आपने किसी भी जगह पढ़े नहीं होंगे। इसी तरह से आप कैलेंडर को भूल जाते हो, और मेरे द्वारा पढ़ाने के बाद आप कैलेंडर को भूलोगे नहीं, ये आपसे वादा है। नेक्स्ट, पहले 10 साल में कुल कितने लीप वर्ष थे। तो पहले 10 साल की अगर हम बात करें तो पहले 10 साल में थे कुल 2 लीप वर्ष। लीप वर्ष में हमें शेष से कोई मतलब नहीं है, बस हमें जो मतलब है वो है कि जैसे हमने 4 को 10 से भाग दिया तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो अब ये 2 शेष बचा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है बस इससे। तो ये जो हुआ तो ये लीप वर्ष होगा। अब पहले 15 साल में कुल कितने लीप वर्ष थे। तो 15 साल में अगर लीप वर्ष की अगर हम बात करें तो 15 साल में थे 3 लीप वर्ष। अब दोस्तों बात है पहले 25 साल में कुल कितने लीप वर्ष थे। तो उसी तरह से आप निकाल सकते हो, 6 लीप वर्ष थे 25 साल में। अब नेक्स्ट आ जाता है जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शुरू होते हैं, जो आपको बहुत अधिक आवश्यकता है याद रखने की। तो पहले 100 वर्ष में कुल कितने लीप वर्ष थे। तो आप क्या करोगे, पहले 100 को आप 4 से भाग दोगे तो ये आया 25, जो कि दोस्तों गलत है। पहले 100 वर्ष में 25 लीप वर्ष नहीं है। और वो क्यों नहीं है मैं आपको ये भी बता देता हूं। तो वो इसलिए नहीं है कि 1 से लेकर जब आप 99 तक जाओगे तो आपको 24 लीप वर्ष मिलेंगे। अब बात करें 100वें वर्ष की, तो 100 क्या है, 1 के बाद 2 जीरो है, तो ये शताब्दी वर्ष है, यानी शताब्दी है। तो इसे हम लीप वर्ष जानने के लिए 400 से भाग देंगे, जो कि 100 400 से नहीं कट सकता। तो इसीलिए 100 में कितने लीप वर्ष हुए, 25 आने के बाद -1 कर देंगे। तो 100 वर्ष में कुल 24 लीप वर्ष होते हैं, जो आपको याद रखने हैं। अब पहले 200 वर्ष में कुल कितने लीप वर्ष थे। तो पहले 200 वर्ष में अगर हम लीप वर्ष की बात करें तो वे कितने लीप वर्ष थे, तो वह भी मैं आपको बता देता हूं। तो ये 50 गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि पहले 200 वर्ष में
100 2 बार आया है, तभी तो मिलाकर 200 हुआ। तो ये जो है दोस्तों, एक ये और एक ये भी लीप शताब्दी लीप वर्ष नहीं है, ये भी शताब्दी लीप वर्ष नहीं है। तो इसीलिए आप -2 कर देना, और पहले 200 वर्ष में 48 लीप वर्ष होते हैं जो आपको याद रखने हैं। आगे भी आप जैसे कॉम्बिनेशन बनाते रहना इसी तरह का, जो कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ेगी वो हम आगे पढ़ेंगे, वो कैसे पढ़ेगी ये भी आप आगे पढ़ लेना। अब पहले 300 वर्ष में कुल कितने लीप वर्ष थे? तो पहले 300 वर्ष में दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले 300 वर्ष को जो हम घटा देंगे उसमें से हम 3 घटा देंगे। जैसे 100 में 24, या ये मान लो 25 25 और 25, 75 हुए। तो 75 में से 100 3 बार आया है तो 3 घटा दो तो 72। पहले 300 वर्ष में कुल 72 लीप वर्ष थे। अब नेक्स्ट, पहले 400 वर्ष में कुल कितने लीप वर्ष थे? आपको यहीं तक लीप वर्ष अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि इन्हीं के जोड़े बनाकर आप आगे भी क्वेश्चंस हल कर सकते हो। तो पहले 400 वर्ष में थे कितने लीप वर्ष? तो वो थे दोस्तों, यहां 100 आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, तो 100 वर्ष तो ये लीप हो गए, और अब इनमें से हम जो 100 3 बार आए हैं उन्हें 3 घटा देंगे तो 97। पहले 400 वर्ष में 97 लीप वर्ष थे। अब 400 क्यों नहीं है? क्योंकि 400 को अगर आप 400 से भाग दोगे तो ये 400 से कट जाएगा, तो 400 भी एक लीप वर्ष है। तो इसीलिए हम 3 ही घटाएंगे, 400 में 97 लीप वर्ष होते हैं। अब दोस्तों, पहले जहां पूछा जाएगा, जहां पहले से, तो वहां तो ऐसे निकाल लेना। लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए कि 2003 से 2013 के बीच कितने लीप वर्ष होंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, तो अब आप ऐसे नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप ऐसे ही तो करते, जैसे 2003 से 2013 के बीच कितना अंतर है, 10 वर्ष का, तो आप ऐसे निकालते 2। तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि ऐसे ये जो जहां 2 संख्या दी जाएगी उसमें आप लीप वर्ष ऐसे नहीं निकाल पाओगे। उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, जैसे 2003 के बाद 2004 लीप वर्ष है, और 2008 लीप वर्ष है, और 2012 लीप वर्ष है। तो ये 3 लीप वर्ष है 2003 से 2013 के बीच में। ऑप्शन डी सही आंसर है। अब नेक्स्ट है, किसी भी तारीख या कुल दिनों को 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है उसे क्या कहते हैं? तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है विषम दिन। और विषम दिन कैलेंडर में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। विषम दिन को आप अच्छे से याद रख देना। जैसे मैं आपको बता दूं, जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो जनवरी में 31 दिन हुए, तो इसमें कितने विषम दिन हैं? तो विषम दिन है दोस्तों 3 विषम दिन। तो इन विषम दिन का सबसे अधिक उपयोग है, तो इन्हें आप याद कर लेना। और विषम दिन आप जो निकालोगे, कोई भी दिन हो उसे 7 से भाग दे देना, जो 7 से कम मान आ जाए वही विषम दिन होगा। यानी अगर जैसे 8 है, तो 8 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो एक शेष बचेगा, तो ये बचा हुआ शेष ही विषम दिन होता है। अब आप कुछ कोड हैं जो याद रख लेना, उससे आप आगे क्वेश्चन सरलता से हल कर पाओगे। जैसे किसी भी तारीख का डायरेक्ट दिन निकालने में विषम कोड बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, तो उन कोडों को आप याद रख लेना। जैसे एक विषम दिन कोड किस दिन के लिए उपयोग होता है? तो एक विषम दिन कोड जो उपयोग होता है वो किस दिन के लिए होता है? तो वो शुरुआत करेंगे हम सोमवार से। जैसे 0 या 7, 1 2 3 4 5 6, तो ये तो हो गया हमारा रविवार का दिन। एक हुआ सोमवार, दूसरा हुआ मंगलवार, तीसरा हुआ बुधवार, चौथा हुआ बृहस्पतिवार, पांचवा हुआ शुक्रवार और छठा हुआ शनिवार। तो ये दिन कोड है जो आपको याद रखने हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखना, ये बोर मत होना, क्योंकि जिस तरीके से मैं आप पढ़ा रहा हूं तो आप सोच रहे होंगे कि कैसे पढ़ा रहे हैं। तो आप आगे जब क्वेश्चंस पढ़ोगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो देखना इन तरह से जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं कितनी अच्छे से याद हो जाएंगे वे, कितने अच्छे से आप उन क्वेश्चंस को हल करोगे। तो 2 विषम दिन का कोड, 2 विषम दिन जो आएगा वो किस दिन के लिए यूज होता है? तो वो होता है दोस्तों मंगलवार के लिए।
तो इसे अगर आप जल्दी से याद कर लोगे, जैसे 2 विषम दिन कोई शेष 2 आया तो आप एकदम अगर मन में आ जाए कि मंगलवार, तो आप बहुत समय बचा लोगे। तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चंस ऐसे रख रहा हूं। चाहता तो मैं आपको एक साथ भी पढ़ा देता जैसे मैंने अभी बताया है आपको। अब नेक्स्ट, 3 विषम दिन कोड किस दिन के लिए उपयोग होता है? तो ये होता है बुधवार के लिए। अब अगला क्या है, 4 विषम दिन कोड किस दिन के लिए उपयोग होता है? तो ये होता है बृहस्पतिवार के लिए। 5 किसके लिए उपयोग होता है? तो 5 होता है शुक्रवार के लिए। और 6 किस के लिए उपयोग होता है? तो 6 होता है शनिवार के लिए। तो आप इन विषम दिन के कोड को भी याद रख लेना, इससे आप क्वेश्चंस को कम समय में कर लोगे। अब 7 या 0 विषम दिन कोड किस दिन के लिए उपयोग होता है? तो वो होता है रविवार के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किसी भी वर्ष में साधारण हो चाहे लीप वर्ष हो, 28 से नीचे 1 तक की सभी तारीख कुल कितनी बार आती है? तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि कोई भी वर्ष हो, चाहे वो लीप वर्ष हो या साधारण वर्ष हो, उसमें 28 तारीख से नीचे की सभी तारीख कुल कितनी बार आती है? तो वे जो आती है दोस्तों, वो आती है कुल 12 बार। तो आपको याद रखना है 28 से नीचे की जितनी भी तारीख है वो वर्ष में कुल 12 बार आती है। अब बात करें किसी भी वर्ष में साधारण हो चाहे लीप वर्ष हो, 28 तारीख कुल कितनी बार आती है? तो ये 12 बार अभी हमने पढ़ा है। अब 30 तारीख की बात कर लेते हैं। तो कोई भी वर्ष हो, साधारण हो चाहे लीप वर्ष हो, उसमें 30 तारीख कुल कितनी बार आती है? तो 30 तारीख आती है कुल दोस्तों 11 बार। ऑप्शन बी सही आंसर है। अब 31 तारीख की अगर हम बात करें तो 31 तारीख कितने वर्षों में आती है? तो ये आती है कुल 7 वर्षों में। क्यों आती है? क्योंकि अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, इन 4 महीनों में 30 तारीख आती है। बाकी फरवरी में 28 तारीख आती है, और लीप वर्ष आ जाए तो फरवरी में 29 तारीख आती है। तो बाकी बचे 7 महीने जो 31 तारीख के होते हैं। लीप वर्ष में 29 तारीख कुल कितनी बार आती है? तो दोस्तों अगर साधारण वर्ष हो तो साधारण वर्ष में 29 तारीख आती है 11 बार, और वहीं अगर लीप वर्ष हो तो लीप वर्ष में 29 तारीख 12 बार आती है। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। अब इन क्वेश्चन से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कैसे एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे। तो साधारण वर्ष में 29 तारीख कुल कितनी बार आती है? तो ये आती है 11 बार। तो वह कौन सा वर्ष होता है जिसमें 29 तारीख 12 बार आती है? तो वह वर्ष होता है लीप वर्ष। और वह कौन सा वर्ष होता है जिसमें 29 तारीख 11 बार आती है? तो वो होता है दोस्तों साधारण वर्ष। अब वर्षों में विषम दिन निकालना, उसका सूत्र क्या होता है? जैसे आपको कोई वर्ष दे दिया जाएगा, जैसे मान लो यही दे दिया गया कि 100 वर्षों में कुल कितने विषम दिन होंगे, तो उसका सूत्र क्या होता है? तो उसका जो सूत्र होता है दोस्तों 100 वर्षों में विषम दिन निकालने का, या किसी भी वर्ष में, तो पहले तो आप वो वर्ष लिखो, फिर वर्षों में लीप वर्ष लिखो, और जो आएगा उसे 7 से भाग दे देना, और जो शेष बचेगा वही विषम दिन होगा। जैसे मान लो 100 है, तो 100 वर्षों में कुल कितने विषम दिन होंगे? तो हमने 100 लिखा, 100 तो ये लिख दिया, ठीक है। अब 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं जो हमने पीछे अभी पढ़े हैं? तो 100 वर्षों में लीप वर्ष होते हैं कुल 24 वर्ष। अब हमने 7 से भाग दी, तो चाहे तो आप 124 कर लेना, या यहीं भी भाग दे देना। चलो 124 मान लेते हैं। तो 7 से हम भाग देंगे तो कितना शेष आएगा? 7 से भाग देने पर शेष आएगा दोस्तों 5 शेष आया। तो ये 5 जो है दोस्तों वो विषम दिन है। तो आप इस सूत्र को याद कर लेना। ये सूत्र काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र है जो आपके अधिक से अधिक प्रश्नों में उपयोग होगा। अब ये क्वेश्चन आ जाता है जैसे 200 वर्षों में कुल कितने विषम दिन होते हैं? तो 200 वर्ष में कुल कितने विषम दिन होते हैं? तो इसका यही सूत्र है। वर्ष तो हमने लिख लिया 200,
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लीप वर्ष कितने होते हैं 200 में 48, 7 से भाग देंगे तो 7 से भाग देने पर 248/7 से, तो दोस्तों यहां बचेगा हमारा 3 शेष। तो यही जो होगा 200 वर्ष में कुल 3 विषम दिन होते हैं जो आपको याद रखने हैं। इसकी मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा। अब बात करते हैं 300 वर्ष में। तो 300 वर्ष में कुल कितने विषम दिन होते हैं, तो 300 जमा 72/7, शेष आएगा दोस्तों 1। तो 300 वर्ष में विषम दिन होते हैं 1 विषम दिन। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये चीज कम से कम 3 से 4 टाइप के क्वेश्चंस में यूज होगी जो आप आगे पढ़ोगे। अब नेक्स्ट आ जाता है 400 वर्ष में कुल कितने विषम दिन होते हैं। तो 400 वर्ष में होते हैं दोस्तों 401 जमा 97 लीप वर्ष बटे 7 बराबर शेष आएगा 0। तो 400 वर्ष में कुल 0 विषम दिन होते हैं। इसकी ट्रिक क्या है, 100, 200, 300 और 400। इसकी ट्रिक है 5, 3, 1 और 0। यानी ये विषम दिन विषम कोड होते हैं जो आपको 100 में तो 5, 200 में 3 और 300 में 1 और 400 में 0, 5, 3, 1, 0 ये आप याद रख देना। अब बात करते हैं 500 वर्षों में कुल कितने विषम दिन होते हैं। तो ये जो मैंने पीछे बताया था आपको कि आगे जोड़े बना लेना। तो जैसे 500 को अगर हम फाड़ेंगे तो 400 तो 1 हो गया दोस्तों और 100 1 हो गया। तो 400 में हमने विषम दिन कितने पढ़े हैं 0 और 100 में कितने होते हैं, 100 में होते हैं 5। तो बात करते हैं 500 वर्षों में कुल कितने विषम दिन होते हैं, तो आपका आंसर होगा 5। ये किसी भी तारीख का दिन निकालने में सबसे ज्यादा उपयोग आपको आएंगे, बस आप इन्हें अच्छे से याद कर लेना। अब नेक्स्ट आ जाता है 1900 वर्षों में कुल कितने विषम दिन होते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे, तो अब हमने लिखा 1900। अब हम इसे आसान करने के लिए फाड़ लेते हैं। जैसे 1601 हुआ दोस्तों और 301 हुआ। अब 1600 क्या है, ये 400 के पहाड़े में आएगा। तो जितने भी 400 के पहाड़े बनते चले जाएंगे, 400 गुना 4 बार आएगा तो उसी में 4 0 ही विषम दिन होंगे। अब 300 में हमने पीछे पढ़ा है, 300 में जो विषम दिन होते हैं तो वे होते हैं 1। तो 1900 वर्षों में कुल विषम दिन कितने हुए दोस्तों, 1। ये आपको इस तरह से याद कर लेने हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। अब नेक्स्ट आ जाता है 1946 वर्षों में कुल कितने विषम दिन होते हैं। तो ये भी हम ऐसे ही करेंगे। 1946। अब हमने क्या काम किया, 1601 हुआ जमा 300 जमा 46। अब ये जो 46 आया है इसमें हम लीप वर्ष निकालेंगे। तो 46 में कितने लीप वर्ष होंगे दोस्तों, वे होंगे 4 को हम 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4 और 6 को 4 एकम 4, 46 वर्षों में कुल 11 लीप वर्ष हुए। तो अब यहां से विषम दिन रखेंगे हम, कितने कितने विषम दिन होते हैं। तो 1600 में विषम दिन हुए 0, 300 में विषम दिन हुए 1। अब 46 में कितने विषम दिन होंगे दोस्तों, तो 46 को हम 7 से भाग देंगे विषम दिन निकालने के लिए। तो 7 से अगर हम भाग देंगे तो 7 छंग 42, 42 बार गया, 4 शेष बचा जो विषम दिन हुआ। अब 11 को 7 से भाग देंगे तो 4 शेष हुआ। तो विषम दिन जो निकलेंगे, अब 4 और 1 5 और 4 9 आए, 9/7 बराबर 2। तो 1946 में 2 विषम दिन होंगे, यह आपको याद रखना है। तो इस तरह से आप किसी भी वर्ष का विषम दिन निकाल सकते हो और विषम दिन से ही आप डायरेक्ट दिन भी निकालोगे और दिन का पता भी लगाओगे। यानी सभी क्वेश्चंस विषम दिन पर आधारित है, यह आपको अधिकतर याद रख लेना है। तो वह कौन से महीने हैं जिनमें कुल 30 दिन होते हैं। तो वो महीने आपको बता देता हूं जिनमें 30 दिन होते हैं, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। और वह कौन सा महीना है जिसमें कुल 28 दिन होते हैं, तो वह महीना है फरवरी। और वह कौन सा महीना है जिसमें कुल 29 दिन होते हैं, तो वो महीना होता है दोस्तों फरवरी, जिसमें कुल 29 दिन होते हैं, लेकिन यह लीप वर्ष में होते हैं, यह भी आपको याद रखना है। अब यहां से दोस्तों हमारे टाइप के क्वेश्चंस शुरू होते हैं
जो पहले टाइप के क्वेश्चंस होंगे, और ये क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप नेक्स्ट क्लास को जरूर अटेंड कर लेना। उसमें आपको ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो अभी तक सभी परीक्षाओं में पूछे हुए हैं, और मैं आपको टाइप वाइज सभी क्वेश्चंस कराऊंगा, और किस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हल करना है वो भी मैं आपको एक थ्योरी वाइज तरीके से पढ़ाऊंगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो में जरूर अटेंड कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो को में जरूर आना। तो उसके लिए अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। जब भी मैं आपको लिए वो वीडियो डालूं तो वो वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।